अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 10, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। साइन, छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब के मीनू पूरी शिद्दत से चीखी थी, लेकिन वो तो किसी और ही खुमारी में डूबा हुआ था और उसे देखकर मीनू को अंदाज़ा हो रहा था कि शायद उसने ड्रिंक कर रखी है। जब ही मीनू ने उसके पेट में कोहनी मारी तो वो कराहते हुए उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। मीनू तो मौका पाते ही बाहर की जानिब दौड़ी थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा तो किसी ने बाहर से बंद किया हुआ था और ये सारी कारस्तानी हो ना हो साइम की ही थी, जिसके कहे के मुताबिक उसके मुलाजिम ने मीनू के कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। लेकिन मीनू तो तब साइम पे बिगड़ने में ऐसी महफ थी कि अंदाज़ा ही ना कर पाई कि वहाँ क्या हो रहा है, बल्कि उसके सामने तो वो मुलाजिम तब वापस पलट गया था। फिर दरवाज़ा कैसे और कब बंद हुआ वो समझ ही ना पाई। साइम, ये क्या घटिया हरकत है। अपने मुलाजिम को फ़ोन लगाओ या उसे आवाज़ दो, कहो कि दरवाज़ा खोले। मीनू गुस्से के आलम में मुसलसल दरवाज़ा पीटने के बाद जब दरवाज़ा ना खुला तो मायूसी और गुस्से के आलम में साइम की तरफ पलटी और दुरुस्त लहजे में उसे मुखातिब किया। स्वीट हार्ट, आई तुम अपनी मर्जी से थी, लेकिन अब जाओगी मेरी मर्जी से। साइम एक बार फिर से उसके करीब आ खड़ा हुआ। मीनू नफरत से उसे देखते हुए वहाँ से हटने को थी कि साइम ने उसे कलाई से पकड़ते हुए रोक लिया। अगर अपनी मर्जी से आई हूँ तो जाने के लिए भी किसी की मर्जी या इजाज़त आने की ज़रूरत नहीं है मुझे। छोड़ो मेरा हाथ और दरवाज़ा खुलवाओ। मीनू ने बेबसी के आलम में भी खुद को रोने से बाज रखा और ख़ुद को मजबूत जाहिर करती फिर से उस पर चीख उठी। शायद तुम ये बात भूल रही हो कि अभी जिस जगह तुम खड़ी हो यहाँ तो फ़कत मेरी मर्ज़ी ही चलेगी। तुम क्या सोच कर यहाँ आई थी कि तुम हमेशा की तरह अपनी बात कह के चल दोगी? तो आज ऐसा नहीं होगा। कितनी बार मैंने खुद को रोके रखा, बाज रखा। पता है क्यों? क्योंकि तुम अस्फी की महबूबा थी, इसलिए मैंने खुद को बाज रखा। लेकिन अब जब अस्फी से शादी हो जाने के बाद भी तुम मुझसे राब्ता सवार करने से बाज नहीं आई हो, तो मतलब तुम दोनों में कोई अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सका। इसीलिए तो तुम मेरे पास आई हो। तो आज अपने दिल को बाज नहीं रख सकूँगा और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके तुम्हें भी सैराब कर दूँगा और ख़ुद को भी कि फिर तुम्हारी हर तलब मिल जाए। साइम तवातर बकता जा रहा था कि मीनू ने उसके नापाक अज़ाइम जानते ही पूरी कुव्वत से उसे थप्पड़ रसीद किया था। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर, थूकती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान पर कि जो इस हद तक गिरने को तैयार है। अफसोस है कि मैंने तुम जैसे शख्स के नाम अपनी चाहतें की थी, जबकि तुम तो मेरी नफ़रत के काबिल भी नहीं थे। साइम, मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे, वरना। मीनू ने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश मुकम्मल जारी रखी हुई थी। क्या वरना? अस्फी को तुम्हारी हकीकत बताना चाहता हूँ, जिसे अपनी पसंद पर बड़ा ज़ौन था, जिसके लिए उसे मुझसे दोस्ती तोड़ डाली। हमेशा मुझे गलत कहा। अगर तुम उसकी वफादार और अच्छी बीवी होती तो कभी यूँ मुझसे राब्ते सवार न करती और ना ही अभी उसे बताए बगैर यहाँ आती। साइम ने उसे उसकी औकात बताते हुए 2 कौड़ी का कर दिया था। जब ही उसने एक झटके में ही मीनू की कलाई आज़ाद करते हुए उसे गुस्से से पीछे को धक्का दिया तो वो तवाज़ुन खो बैठी थी और ख़ुद को बचाने की कोशिश नाकाम रही। जब ही उसकी पेशानी साइड पर पड़े शीशे की मेज़ को लगी तो तकलीफ से कराहते हुए उसने फ़ौरन से पेशानी पर हाथ रखा। ज़ख़म से खून रसने लगा था। तुमसे इस घटियापन की तवक्को की जा सकती थी और तुमने ही मुझे अस्फी कुछ भी बताने से मना किया था ना। अगर तुम अपनी दोस्ती में इतने खालिस थे तो दोस्त की बीवी को यहाँ बुलाए ही क्यों? सब तुम्हारे बारे में सच ही कहते थे। तुम वाकई घटिया तरीन शख्स हो। मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती की। इस ज़ख़म को अस्फी ने देख लिया तो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। मीनू ने भी उसकी तमाम तर बातों का जवाब, गो कि वो उसे बकवास लग रही थी, उसी के अंदाज में देती ये बावर करवा गई कि वो भी उससे कुछ कम नहीं है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो कि वो मेरे साथ क्या करेगा, बल्कि ये सोचो कि अस्फी को ये पता चला कि तुम मेरे साथ हो तो इसके बाद क्या होगा। और नहीं था मैं ऐसा, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बना दिया मिस रामीन साहब। हाँ,
अब मैं ऐसा ही हूँ। चलो आज तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ कि मेरे अंदर के बीज को तुमने ही तो जगाए। वो सामने सोफे पर बैठ चुका था और जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल कर सिगरेट सुलगाए सामने फर्श पर बैठी मीनू को देखकर बोला, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। अपनी गलतियों और गुनाहों को मेरे साथ थोपने से बेहतर है अपना मुहासबा करो। दरवाज़ा खुलवाओ, मुझे जाना है। मीनू ने हकारत भरे लहजे में जवाब दिया तो वो भी खामोश नहीं रह सका। कह दिया ना कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती। आज की रात तो कम से कम यहीं गुजारोगी मेरे साथ। अगर तुम ये सोच कर आई थी कि मुझसे बदला लोगी तो तुम नाकाम रही हो। और तुम पे वाज़े कर दूँ कि तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा भी यही मकसद था। मैं भी तुमसे इंतकाम लेना चाहता था हर बात के लिए। जानती हो, असफी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। असफी को शुरू से ही लड़कियों से एलर्जी थी, उनसे दूर भागता था और मैं महज उसे तंग करने के लिए लड़कियों से दोस्ती करने की बातें करता। हालांकि तुमसे मिलने से कबल वो भी मुझे अच्छे से जानता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। जब तुमने भी हमारी यूनी में एडमिशन लिया तो हमारा लास्ट ईयर था। असफी को भी मालूम था इस अरसे मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। फिर असफी के साथ एक दिन तुम्हारे साथ हेलो हाय हुई और तब मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए हकारत देखी, लेकिन खामोश हो गया क्योंकि मुझे इल्म था कि वो तुम्हें चाहता है। फिर तुम खुद अट्रैक्ट हुई और मेरे पास आई, जबकि मैंने अव्वल तो तुम्हें इग्नोर किया, फिर असफी को भी बताया, लेकिन उसने मुझे ही गलत कह दिया कि तुम ऐसी नहीं हो। उस रोज़ उसे समझाने के चक्कर में हमारी अच्छी खासी लड़ाई हो गई और फिर तब मैंने तय कर लिया कि मैं अब तुम्हें खुद से करीब आने से नहीं रोकूंगा, ताकि असफी को भी अंदाज़ा हो सके कि उसने किसकी खातिर मुझसे लड़ाई की। धीरे धीरे तुम्हारी और मेरी मुलाकातें बढ़ती चली गईं। याद है वो दिन जब बाहर तेज़ बारिश थी? असफी ने हम दोनों को साथ देख लिया था कि मैं तुम्हारी गाड़ी में था। उस रोज़ रात को वो मुझे मिला और खूब लड़ा और मुझे पीटा कि मैंने दोस्त के हक पर डाका डाला है। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें उससे छीनने की कोशिश की है। फिर मुझे उसने गाली दी कि मैं तो हूँ ही इसके संगा, तो उससे दूर रहूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं था। तुमने मुझे ऐसा बना दिया रामी। तुम मेरे पास आती थी, तुम्हारी ड्रेसिंग इस किस्म की होती थी कि इंसान नज़रों को ना हटा सके, और फिर तुम्हारा मेरे करीब आना, साथ चिपक कर बैठना, ऐसे में हवासों पर काबू रखना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैं इंसान ही था, फरिश्ता तो नहीं। लेकिन फिर भी मैंने किया, हालांकि ना चाहते हुए भी। असफी की दोस्ती की ही खातिर मैंने खुद को तुमसे दूर रखा हुआ था और फिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गलत रविश इख्तियार कर ली, जबकि इससे पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लड़कियों से दोस्ती, फ्लर्ट, रिलेशनशिप, मुझे इन सब की लत लग गई। लेकिन उस रोज़ असफी की बातों ने मेरा दिल ही तोड़ दिया कि मैं तो उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उल्टा वो मुझे ही बुरा समझ रहा है। बस फिर मैं एक बैड गाय बन गया। मैंने सोच लिया कि अब कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रही, असफी से इंतकाम लूँगा। तुम्हें दिल से अपनाने का सोच लिया था कि छोड़ दूँगा सब कुछ। ठीक है, तुम जो इतना चाहती हो मुझे, तो तुमसे ही शादी करूँगा, ताकि इस तरह असफी से भी बदला ले सकूँ। बिलाशुबा तुम बहुत हसीन थी, लेकिन असफी की वजह से हमेशा निगाहों और जज्बात को काबू में रखा, लेकिन आज नहीं रख पाऊँगा। साइम के लबों पे मकरू मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी, जो मीनू के तन बदन में आग लगाने को काफ़ी थी। बकवास बंद करो अपनी, किसी की बीवी के साथ ऐसा कुछ सोचते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, घटिया इंसान, मीनू ने नखुवत से कहा। तुम नहीं जानती इस दौरान मैंने क्या क्या खोया है रामीन साहब। जिस रोज़ मैंने अपने पापा को तुम्हारे यहाँ रिश्ते के लिए भेजा, क्योंकि मामा तो हयात नहीं थी, बाबा फारिया को और मुझे साथ ही ले गए कि जो भी बात होगी हमारे सामने होगी। याद है ना मिस्टर साहब ने कितनी इंसल्ट की थी पापा की। मुझे क्या कुछ नहीं कहा? शायद असफी ने कान भरे होंगे, लेकिन उन्होंने तो उस रोज़ हद ही कर दी। पापा हार्ट पेशेंट थे मेरे बारे में ये सब सुनकर सह ना पाए और उसी रात हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारे लिए असफी को खोने के बाद जो नफ़रत पैदा हुई थी, उसे मैंने सुला दिया था कि तुम्हें अपना लूँगा दिल से तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा के जाने के बाद असफी के साथ साथ तुम्हारे पापा से भी तो बदला लेना था। जब भी कुछ अरसे बाद तुम्हें घर से भाग जाने को कहा, तुम्हें तो घर वालों ने गेट से ही पकड़ लिया और यूँ तुम्हारी शादी असफी से कर दी गई।
आसफी फिर से भड़कता हुआ मेरे पास आया। उस रोज़ मेरी बहन के रिश्ते के लिए घर पे कुछ लोग आए हुए थे। मैंने आसफी से बहुत कहा कि अभी शोर मत मचाओ, हम बाद में बात करते हैं। फिर उसे मुझसे जितना मर्जी झगड़ना झगड़ ले, लेकिन अभी खामोश रहे। मगर वो उन मेहमानों के सामने मेरा कत्था चट्टा खोलने से बाज नहीं आया। वो लोग भी रिश्ते से इंकार करते हुए उठकर चले गए। फारिया भी मुझे बुरा भला कहती मुझसे नाराज़ होकर अगले रोज़ से ही घर छोड़कर जाने कहाँ चली गई। हर जगह पता करवा चुका हूँ, ढूंढ चुका हूँ, लेकिन वो लापता है। ये सब भी तुम्हारी और आसफी की बदौलत हुआ कि मैं अपनी बहन को भी खो बैठा हूँ। आज की रात यहाँ मेरे साथ गुजारोगी, तो जब वो वीडियो आसफी को और तुम्हारे बाप को भेजूंगा तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा और मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। साइम की बातें सुनकर उसे लगा कि उसका वजूद छल हो गया है। उसे अब हकीकत में खौफ महसूस होने लगा था। जब ही वो मन्नत समाजत पर उतर आई थी, उसने साइम के सामने हाथ बांधे आसफी की दोस्ती की दुहाई दी, उसके कदमों में भी गिर गई। लेकिन वो सफाक बन चुका था और उसकी बातों पर कान धरने की बजाय अपने इरादों को अमली जामा पहनाने लगा। मीनू चीखती रही। फार्म हाउस के दरो दीवार और वहाँ मौजूद मुलाजिम उसकी चीखों के गवाह थे। आज वो एक इंसान नहीं, बल्कि उसके सामने एक दरिंदे के रूप में था, जो अब तक उसके करीब आने से खुद को बाज रखे हुए था। लेकिन अब ये जानते हुए भी कि वो किसी की बीवी है, वो बाज नहीं आया था। रात भर मीनू वहीं उस शख्स के साथ रही और उस शख्स के इस तशद्दुद के जवाब में वो सुबह तक बिल्कुल सागत वजूद के साथ कमरे के कोने में बेहद हरकत बैठी थी। रात भर रोने के बाद आंखों के सोते खुश्क हो चुके थे। उठो और जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो। यहाँ ये रोना धोना मचाकर मजीद नहूसत फैलाने की ज़रूरत नहीं है। साइम ने सुबह फ्रेश होने के बाद उसे यूं ही बैठे देखा तो नखूत से गोया हुआ। जान से मार दूंगी तुम्हें, कमीने घटिया इंसान, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। वो दांत कचकचाते हुए उस पर हमला करने को लपकी थी। तुम खुद अपनी मर्जी से आई थी यहाँ, मैं तुम्हें घर से उठाकर तो नहीं लाया, बल्कि तुम तो कब से यही चाहती थी। फिर अब रोना धोना किस बात का? क्यों मेरे पीछे आती थी? हाँ, जब 1000 बार तुम्हें बता दिया था कि जाओ, नहीं करता तुम्हें पसंद। और वैसे भी तुम शादीशुदा थी। फिर शाम के बाद बन ढंग के किसी गैर मर्द के घर पे आने का क्या मतलब होता है मिस रानी साहब? वो उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वाते ही बोलता चला गया और आखिर में कहका लगाकर उसे रोने पे मजबूर कर गया। जाओ, अब अपने बाप के और आसफी के गले लगकर रोना। मुझे देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है और अभी नाश्ता भी तो करना है। हाँ, तुम्हारा ये चाकू तुम्हारा आखिरी तोहफा समझकर अब हर वक्त अपने पास रखूँगा। जाओ, वरना धक्के देकर निकलवाऊँगा। या फिर मेरी रखेल बनकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, शौक से रहो। साइम की बात थी या जहर आलूद खंजर जो मीनू के सीने में घुट गया। उसने एक जोरदार तमाचा आसफी के गाल पर दे मारा और रोती हुई वहाँ से बाहर की तरफ दौड़ी। जैसे ही वहाँ से गाड़ी निकाल कर सड़क पर डाली, उसके दिमाग में रात का हर मंजर फिर से झलकने लगा तो उसकी अजियत को सबा कर गया। मुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, वो सोच रही थी। उसका ड्राइविंग पे कोई फोकस नहीं था। वो मौत की तमन्ना करती हुई बुरी तरह ड्राइविंग कर रही थी कि नतीजतन एक गाड़ी से कार टकरा गई। उसका सर स्टीयरिंग पे था, खून निकल रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन आपको इंतज़ार होगा अगली एपिसोड का, तो जुड़े रहेगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ और हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।